बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से मुबारकबादें, मिठाइयां और जश्न मनाने के बाद अब हुकूमत की जानिब से जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि अदालत की जानिब से उन्हें बेल आउट कर दिया गया है, जूं जूं शरीफ खानदान इस फैसले को पढ़ते चले जा रहे हैं, इसके भयानक सियासी और अदालती असरात की समझ भी आती चली जा रही। इसलिए शायद सारा मलबा अब वकला पर डालने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार और जस्टिस अजमत सईद ने अपने फैसले में शरीफ खानदान को जो चार्जशीट किया उसकी तफसीलात तो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ साथ शरीफ खानदान के काबिल भरोसा वकील अकरम शेख साहब की जानिब से मीडिया के सामने लाई गई नई कहानी को एक नई चाल करार दे दिया गया। उनका कहना है कि शरीफ खानदान की जानिब से जो हिदायत दी गई अदालत के सामने उसी तरह से पैनामा केस भी लड़ा। इन वकीलों के हवाले से गढ़ी गई इस नई कहानी के पीछे क्या कोई साजिश है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे कि इस पाकिस्तानी सियासत में बदतमीजी का जो ये कल्चर शुरू हो चुका है, लेकिन असल में ये कब और कहां से शुरू हुआ था। कुछ नायाब क्लिप्स हमारे पास हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की मुद्दत आज खत्म, जबकि दूसरे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली की तहकीकात अगले 72 घंटों में शुरू होंगी। गिलानी साहब के नाअहल होने पर जश्न मनाने वाला शरीफ खानदान आज खुद नाअहली की दहलीज पर मौजूद है। GIT की तश्कील से पहले FIA के समेत दीगर इदारों के अफसरान खौफ व हिरास का शिकार नजर आते हैं। GIT की तश्कील के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों की जानिब से अपने तीन अफसरान के नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए गए। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात करेंगे, जो कहते हैं कि मुझे पैनामा पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर की गई। इमरान खान साहब ये दावा करते हैं। इमरान खान का ये बयान अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए है या फिर वाकई इसके पीछे कोई हकीकत है, इस पर अपोजिशन जमातों का क्या रवैया है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और गुज़िश्ता रोज हमने सिंध पुलिस की बात की थी कि घोटकी में उन्होंने बच्चियों को नकल करते हुए पकड़ा, गिरफ्तार किया और थाने में बंद कर दिया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सिंध में इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम अपने साथ होने वाली ज्यादती, खासतौर पर सिंधी अवाम, अब वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। क्लासेस साहब, सबसे पहले वकला की अकरम शेख साहब की स्टेटमेंट हम देखिए, वो सामने आ चुकी है। पहले तो कहा जा रहा था मिठाइयां बांटी जा रही थी, बल्ले बल्ले हो रही थी, हम जीत गए हैं। अब कहा जा रहा है कि वकीलों ने केस हमारा सही नहीं लड़ा। मुझे एक देहाती एक मिसाल याद आ रही है, मैं कई दफ़ा सुना भी चुका हूँ। हमारे उनमें देहातों में आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं गिरा खोते से गुस्सा कुम्हार पे। गिरे अपने अमालों की वजह से हैं। सुप्रीम कोर्ट मांगती रहेगी कि जनाब कोई चीज़ पेश करें जिससे हम आपको कोई रिलीफ दें, तो उसके बाद वो वहाँ से कतरी खत लेके आ गए और उसका जो कतरी खत का जो हिसाब उन्होंने जजमेंट में आप पढ़ लें कि कतरी का वो क्या हिसाब हुआ है और जो उनके साथ पोस्टमार्टम कतरी ये खतूत का हुआ है वो तो जजमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा, जिससे ये अपसेट हुए हैं, जिसको ये बहुत बड़ा सबूत समझ रहे थे कि बस जाएगा। और उसमें जैसे उन्होंने लिखा है ना, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है या अपने नोट में कि जनाब कि जिस ड्रामेटिक स्टाइल से उन्होंने वो ख़त निकाला शेख अकरम साहब ने, ये लफ्ज़ हैं ड्रामेटिक, आपने भी पढ़ी है सारी, कि वहाँ पे पूरे का पूरा सीन क्रिएट किया गया कि पता नहीं कौन सी आप उस मैजिक है जो हमारे मजिशियन है अभी अपनी टोपी में से, हैट में से कौन सा तोता निकालने वाले हैं वो। तो वो लिखते हैं कि उन्होंने जनाब एक अपने ड्रामेटिक स्टाइल से निकाला और बम शेल की तरह गिरा अदालत पे। ये जो ये कतरी लेटर था, बम शेल के अल्फाज लिखे हुए हैं। सो उनका तो ख्याल था कि बस हमने कतरी शहजादे का नाम आ गया, लेटर दे दिया तो मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। वो भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उनसे कहा कि पूरी अदालत ने मुश्तरका तौर पर, यह जहन में रखने की चीज़ है कि 2 जजेस ने अगर कहा है कि इनको बरतरफ किया जाता है, ये झूठ बोला है, नाअहल हो गए हैं, तो 3 ने ये कहा है कि नाअहल अभी नहीं करते। उन्होंने कहा 2 जजेस से, ब्रदर जजेस से, उन्होंने खोसा साहब से और जस्टिस गुलजार से कि बातें आप ठीक कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी सारी ठीक है, आपकी फाइंडिंग भी ठीक है, नतीजे में भी आप सही पहुंचे हुए हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा रुक जाएं, 2-1 महीने, शायद ये कोई नया कोई चक्कर चला ले और हम मुतमिन हो जाए हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। सो आपको याद होगा मैंने शो में कहा था या लाइव बैठे थे शायद उस दिन, मैं कि जूं जूं इस जजमेंट को हुकूमत पढ़ती जाएगी ना, इन्हें समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी खौफनाक तरीके से उन्होंने डाले। सबसे बड़ा जो हुकूमत के साथ हाथ हुआ है इस जजमेंट में, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, कि उन्होंने इनका जो की एविडेंसेस थे, जो मेन इनका डिफेंस था, वो डिमॉलिश हो गया है और 5 के 5 जजेस ने डिमॉलिश किया है। वो थे कतरी खत,
अब जो अहम सवाल पैदा होता है कि ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि ये तस्वीर दिया जाए कि हमें ये कुम्हार ने मरवा दिया है, ये मतलब इसमें गधे का कोई कसूर, गधे का कसूर नहीं, हमें गिराने वाला कुम्हार है वो। अब इनके जहन में अचानक आ गया जजमेंट पढ़ के कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा एविडेंस दे चुके, अब नया एविडेंस देना है आपने अगर बचना है डिस्क्वालिफिकेशन में से, ये जहन में रखिएगा। तो कतरी एविडेंस नहीं चलने वाला। और उन्होंने 7 सवाल जो उठा दिए, मसलन जस्टिस ये हम अभी बैठ के जस्टिस गुलजार के नोट में से पता चलेगा कि ये कैसे कैसे फंस गए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये बताएं कि आपने जद्दा मिल कैसे बनाई थी, इसका पैसा कहाँ से आया, अच्छा फिर वो वहाँ पे क्या कारोबार करती रही, फिर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाए, उसकी दस्तावेजात नहीं दिखाई, अच्छा गल्फ स्टील मिल के वाजपात का क्या बना, ये अपने उसमें लिखते हैं, आपने शेयर्स किए, मतलब हुसैन नवाज को कोर्ट किया गया, जनाब आप तो टीवी पे कहते थे हम तो बेचारे लुट्टे पट्टे, जनरल मुशर्रफ ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, हमारे पास तो बच्चों को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं थे उस वक्त की, तो ये कहानी सुनाई गई थी। और जाते ही जो जस्टिस खोसा साहब भी हैरान होते अपने उसमें नोट में कि जाते ही विद इन 2 सालों में, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा है इस पे खोसा साहब ने कि ये बड़ी एक अजीब कहानी है कि हसन नवाज जो हैं उनके पास वहाँ 6, 7, 8 साल तक किराया जो था वो किराए पे, वो कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान से किराया आता है और मैं अदा कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लैट्स का, कहते विद इन 1-2 ईयर 2000 तक उनका इंटरव्यू जो टिम सेबेस्टियन का था उसमें ये कहानी थी कि मेरे तो पाकिस्तान से आते मैं किराए पे रह रहा हूँ। अचानक वो कहते हैं खोसा साहब ने अगेन इन्हीं की दस्तावेजात में से कि विद इन 1.5 ईयर वही नौजवान लड़का हसन नवाज जो है जिसके बारे में कल हम वो भी कह रहे थे, उन्होंने कहा जस्टिस गुलजार साहब ने उन्होंने कहा यार कोई मासूमियत की भी कोई हद होती है, उस बच्चे की मासूमियत अपनी जगह पे, लेकिन कोई हद होती है कि 6 साल से रह रहे कहते मुझे पता नहीं किसके। खोसा साहब लिखते हैं कि विद इन 1 and 2 ईयर्स कि 1999 लेट 1999 का इंटरव्यू है BBC के साथ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है किराया आ रहा है, कहते विद इन 1-1.5 साल 2001 में हसन नवाज के अकाउंट में कंपनियों में जो इसके नाम पे हैं ये 25 लाख पाउंड मतलब करोड़ों रुपए हसन नवाज के अकाउंट में आ चुके थे विद इन हाफ एन जी। वो कहते हैं वो बच्चा जो वहां पे रह रहा था किराए पे विद इन 2 ईयर्स वो करोड़ों रुपए में खेल रहा था, इन्हीं की दस्तावेजात, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स, इन्हीं की कंपनियों के। अब इन्होंने करना क्या है जिस वजह से सारा ये किया जा रहा है, अब इन्होंने नए एविडेंसेस देने हैं। वो कहां से आएंगे? जैसे कतरी खाते थे, लिहाजा अगर आप ये कहेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे जी कि हमने तो इतना बड़ा दस्तावेजात दी थी, पलंदा दिया था, अकरम शेख साहब ने और सलमान भट्ट साहब ने बड़ी ज्यादती की, इन्होंने करोड़ों रुपए भी ले लिए और हमारी इन्होंने बात भी नहीं मिली, लिहाजा जनाब हमारे पास तो बहुत कुछ था। ये मेरा ख्याल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाह रहे, नई मशीन लगेगी, जैसे खोसा साहब ने लिखा ना अपने नोट में कि हम 2 सवाल पूछते तो अगले दिन ये जाके उस एविडेंस को इंप्रूव करते थे, जो खत्म कहते थे तो किसी और इदारे में बैठ के बना बनू के पेश कर देते थे, ये FBI के फलां का है। अब इन्हें फिर वही मेरा ख्याल फैक्ट्री इन्होंने लगानी है, एक प्रिंटिंग प्रेस लगेगा, उस प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने कोई नए एविडेंसेस इन्होंने ढूंढने, वो ढूंढ के अब ये JIT के सामने पेश करेंगे और यही पे वहां पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जनाब अदालत में हमारे जजों ने, हमारे वकीलों ने बड़ा लेट डाउन किया है। सही। और ये वो हैं जराए, नए जराए, ये है वो नए जराए जिसके जरिए हमने बादशाह रातों रात 1.5 सालों में हमारे बच्चे जो किराए पे रहते थे वहां पे फ्लैट्स में वो करोड़ों में खेलने। ठीक है, नए जराए के डॉक्यूमेंट्स तो सबूत तो वहां पे पेश करेंगे JIT में, लेकिन आमिर साहब आपको भी याद होगा वकला जब इनका केस लड़ रहे थे अदालत में तो कहा जा रहा था कि जितने भी हमारे पास सबूत थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने पेश कर दिए, अब नए सबूत कहां से आएंगे? हम तो चाह रहे हैं कि खुदा के लिए जो है ना सबूत दिखा दें, रसीदें दिखा दें। जज भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान यही कह रहा है कि जनाब रसीदें दिखा दें। मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इस तरह की अगर रसीदें लेके आ जाएं, इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैं देखूंगा कि वो पुरानी रसीदों से कतरी लेटर से कैसे मैच करेंगी। ये जो है ना, ये जो पहले आ गया वह वो वाला है। बाकी ये है कि ये जिस तरीके से ये केस लड़ा गया ना, ये आइंदा लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा कि हाउ नॉट टू कॉन्टेस्ट अ केस। मुकदमा लड़ने का असली गलत तरीका ये है, जो कि ये मुकदमा जिस तरीके से लड़ा गया है, मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, हम सारे जाते रहे हैं, वो जो इनको अब आश्कार हो रहा है, ऐसा ये मुकदमा पढ़ते जा रहे हैं तो मिठाइयों का असर ज़ायल हो रहा है कि सिर्फ वो नहीं है जो डिसेंटिंग नोट है जस्टिस आसिफ साहब और जस्टिस गुलजार का, जो बाकी 3 मेजॉरिटी डिसीजन जो भी है
उसके अंदर भी जो कुछ खौफनाक किस्म का है, उसके अंदर इतने सख्त अल्फाज हैं, ये सारे सवालात हैं, सब ये जवाब नहीं है। ये खोसा उसके साहब अंदर सबके उन्होंने हैं। कहा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा यार आपने हमारा मजाक उड़ाया है कि लुडिक्रस लफ्ज यूज हुआ है कि यार ये बचगाना किस्म के जवाब, और अदालत को आप क्या समझते हैं कि अदालत को इतनी बेवकूफ़ है कि बच्चों को भी इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता कि कतरी लेटर आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जूझू सवाल आते जा रहे हैं तो जवाब भी रोज़ बना बना के पेश करते जा रहे हैं। तो अदालत ने ये सारी चीज़ें, तीनों जजेस ने, मेजॉरिटी जजेस ने भी इन सारी चीज़ों की निशानदेही की है। बात यह है कि पहले दिन से देखें ना मुकदमा कैसे गलत, असली तरीका गलत तरीका, असली गलत तरीका कि पहले इन्होंने कहा कि जनाब हमने जी हमारी ज़िंदगी खुली किताब है, हम जो है ना इस्तिस्ना नहीं लेंगे। फिर बाद में ख्याल आया कि नो वो नहीं जनाब, हमारा आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट में भी जो कहा है वो भी है, इस्तिस्ना चाहिए, आप तो हमसे पूछ ही नहीं सकते, आपका इख्तियार क्या है। वहाँ पे पलटा गया। फिर जो है कहा गया कि जनाब सारे दस्तावेजात मौजूद हैं, सब कुछ है, हाजिर करेंगे। और उसके बाद वो सलमान भट्ट साहब कहते हैं वो जनाब वो तो एक सियासी बयान था, उसको क्यों ले रहे हैं। उसके बाद फिर पलटा खाया दोबारा, पलटे जो खा रहे हैं एक तरह ब्रेक में ना चले गए। जरा ये दिखाएंगे ये क्या एक ड्रामा भी इस तरीके से, ये कोई लकी रानी सर्कस भी नहीं इस तरह मेरा फेवरेट है जिस तरह होता है, जिस तरह सकराबाजियां यहाँ पे खाई जा रही हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आए रोज हम मीडिया टॉक्स देखते हैं मुख्तलिफ पार्टी के वज़रा की, तो तूफान बदतमीजी अपने उरूज पर होता है। ये बदतमीजी का जो कल्चर है सियासत में, ये कहाँ से पनपा था, ये भी आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वकला से मुतालिक और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के पलटों से मुतालिक बात कर रहे थे हमारे साथ। ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि ये प्राइम मिनिस्टर का केस था और ये जिस तरीके से असली गलत तरीके से ये लड़ा गया है कि खुर्सा साहब ने जिस तरह कहा है कि जनाब वो मिसाल दी है उन्होंने कि डीजी खान में एक आम आदमी जो है ना उसको भी ये नज़र आ रहा होगा कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। बचगाना तरीका था कि जिस तरह ये मुकदमा अपना इम्प्रूव कर रहे थे, यानी कि उसमें नई चीज़ें डालते जा रहे थे, जो सवाल आ रहे थे सिर्फ उस सवाल को देख रहे, ये नहीं देख रहे थे कि ये इनकी जो नया एविडेंस देते जा रहे हैं जैसे कि कतरी लेटर, उससे नए सवाल क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कतरी लेटर देखने से देने के साथ ये जो सवाल आए कि ओहो अच्छा ये इनके पार्टनर थे रेडको वाले, तो ये कतरी को और क्या क्या बिजनेस देते रहे, या कि जनाब ओहो ये रकम तो इन्होंने कभी डिक्लेयर ही नहीं की थी, ये तो सारी ब्लैक मनी थी। तो इतने ज्यादा सवाल अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गई हैं जिसके जवाब देना पड़ेंगे। दूसरा इन्होंने जो 4 वकील अलहदा किए, 2 पहले किए, फिर बाद में 3, और अटॉर्नी जनरल भी बतौर इनके ख़ानदानी वकील ही लग रहे थे, वो रियासत पाकिस्तान के बिल्कुल भी वकील नहीं लग रहे थे। ये इतने सारे जो वकील थे उससे किया तो इसलिए गया था कि प्राइम मिनिस्टर को इंसुलेट करना था, कि अलहदा कर दें कि बच्चे जितने मर्जी फंसे, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तक आग ना पहुंचे। उसका उल्टा नतीजा रहा कि वो इतना डिवाइडेड हो गया कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसी का आपस में रब्त ही कोई नहीं था। दूसरा कि अब पहले तो सिर्फ था कि प्राइम मिनिस्टर का था और ये अंदेशा था कि जनाब ये कहते थे कि चलो अगर प्राइम मिनिस्टर हो गए तो शायद शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, ये बहस चलती थी कि मरियम बीबी आ जाएंगी। अभी इसके अंदर कोई खानदान का आदमी बचता ही नहीं है। अब उसका इतना एम्बिट चौड़ा हो गया है कि उसके अंदर हदाबिया के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी का भी होगा। फिर कोर्ट के ऑर्डर के अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर, हिज डिपेंडेंट्स एंड बेनामीदार्स, कि जिस चीज के नाम पे भी अंदेशा है, शक है कि बेनामी उनके पास कोई इनकी जायदाद पड़ी, वो सारे आ जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ खानदान के लोग और भी पता नहीं कौन कौन से लोग इसमें आएंगे। दूसरा आगे सिर्फ बहस तक ये थी कि जनाब ये 4 जो फ्लैट्स हैं इसके असासे बता दें। अभी जो है वो सारे हसन हुसैन के सारे असासे आएंगे कि जनाब बताएं आपके पास और क्या क्या है, वो भी बताना पड़ेगा और उसका फिर जस्टिफाई भी उसको करना पड़ेगा कि वो कमाए कैसे जाते हैं। और फाइनली ये सारा कुछ ऑलरेडी जो कि रिकॉर्ड पे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जाहिर है ये सारी चीजें खानदानी हिस्ट्री आ गई है। ठीक है। ये कोई भी सियासी खानदान जो है ये इस बात का मुतमल नहीं हो सकता कि वो रिकॉर्ड पे हो। अब मजीद जब ये JIT की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो फिर ये यही है कि ये तो रिकॉर्ड पे हर चीज आ गई, रिकॉर्ड पे आ जाएगी, हर कोई वो जो ना ताना दिया करेगा कि आप लोग ये बात कर रहे हैं, ये देखें जनाब ये अदालत ने तो आपके मतलब ये कहा था। सो ये अब इसके बाद इनका पाकिस्तान में सियासत में सर्वाइव करना
मुझे नहीं नजर आता कि ये खासा मुश्किल है। एक बहुत ही मुश्किल काम ठीक है, ठीक है। जिस तरह से आमिर साहब ने क्लास बात की कि बड़े असली गलत तरीके से केस को लड़ा गया, उस पर चार्जशीट किया गया जस्टिस एजाज अफसर साहब की जानिब से, जस्टिस गुलजार साहब का इख्तलाफी नोट आया, जस्टिस अजमत सईद का भी अपना आया नोट। इनमें क्या चार्जशीट किया गया? जस्टिस गुलजार साहब के नोट आपके पास पड़े हुए, हम चाह रहे हैं वो आप हम पढ़ के बताएं क्या है इसमें। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेन चीज़ जो थोड़ी सी ये समझने की ज़रूरत है, मैं अगर अदालत जाता हूँ, मैं किसी को वकील करता हूँ, तो मैं साफ ज़रा जो एविडेंसेस मैंने वकील को तो नहीं पता ना कि मैंने कौन कौन से कारनामे करतूत किए हुए हैं जिनका डिफेंस उसने तलाश करके देने। मैंने वो कहते हैं ना बड़े समझदार लोग के उस मिडवाइफ से, डॉक्टर से और वकील से आपको झूठ नहीं बोलने चाहिए, क्या बोल नहीं सकते, अपना नुकसान उठाएंगे। तो सेम गोज फॉर कि अगर आप अपने वकील को नहीं दे रहे सारी चीजें, तो वकील ने तो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, उसने तो प्रिंटिंग प्रेस से जाकर चीजें निकाल के ले आनी। तो वकील को क्या पड़ी? मतलब अगर ये तस्वीर दिया जा रहा है कि वकीलों ने केस खराब किया, तो उन्हें क्या पड़ी थी कि वो इनका केस खराब करेगा? ये करोड़ों रुपए तो वो इनसे ले रहे थे, इमरान खान तो उनको फीस नहीं दे रहा था ना, ये करोड़ों रुपए। फिर तो मेरा एक और उससे डिमांड बनती है कि जो करोड़ों रुपए आपने स्टेट के इन पे दिए हैं, हमारी जेबों से आपने दिए हैं, टैक्स पेयर्स के, वो वापस लिए जाएं। और अकरम शेख साहब ने आज हालांकि मिजाज के बरक्स जरा थोड़ा सा ठंडा उन्होंने जवाब दिया है। जवाब तो अकरम शेख साहब ने भी ठीक दिया है कि जनाब जो कुछ मुझे आप कह रहे थे मैं वही कुछ कह रहा था, और अकरम शेख की बात की गवाही उनकी खोसा साहब की नोट में मिलती है। उन्होंने कहा जनाब जैसा मुझे लिफाफा दिया मैंने वैसे पेश कर दिया, कि खोसा साहब वही कहते हैं कि जनाब इंतहाई ड्रामेटिक लफ्ज है कि ड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने जेब से निकाला। तो वो कहते हैं ना, वो मुझे उसकी फिल्म याद आ गई कि उसका अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी कि तेरे पास क्या है कालिया, उसने कहा मेरे पास माँ है। तो उन्होंने पूछा शेख साहब आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा जनाब मेरे पास कतर का शहजादे का खत है। तो ये तो इस तरह का सीन हुआ है वहां पे, जिस तरह के वहां पे काम। बेचारे शेख साहब के क्या कसूर, उन पे पड़ गए। मुझे एक आपकी बात काट रहा हूँ, मगर असल यहाँ प्रॉब्लम ये था कि ये चाह रहे थे कि जिस तरह डॉक्टर को आप मर्ज ना बताएं और कहें जी मेरा इलाज भी कर दो, इन्होंने किसी को भी, किसी वकील को भी अपना एक्चुअली बताया ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो वकीलों का भी बेचारों का कसूर नहीं है। एक दौर होता था हिंदुस्तान में इस तरह के भी, वैसे ये वकील भी पाए जाते थे, डॉक्टर भी पाए जाते थे कि जब वहां पे पर्दादार होते थे ना ये घरानेबाज, तो वो साफ जरा वो ये हकीम को नब्ज नहीं चेक करने देते थे अपने फीमेल की घर की। तो सुना ये मैंने पढ़ा भी, आपको पता है थोड़ा किताबों को रस्सियां पुरानी किताबों में, हकीम साहब एक अदद धागा बांध देते, वो उनके घर वाले उस फीमेल के उस पे हाथ पे धागा ये कलाई पे बांधते थे, और वहां पे हकीम साहब साथ में पर्दे में बैठ के उस धागे को कान के साथ लगा के वहां से कोशिश करते थे सुनने की कि इनकी नब्ज तेज है या सुस्त है और इनको क्या बीमारी है। ये दौर भी रहे हैं सर। तो फिर उसके बाद इलाज भी वैसे ही होने थे जो हकीम साहब ने वो धागे के जरिए बैठ के कान से सुनना था कि नब्ज कैसे चल रही है। तो बेचारे इसके बाद जो एविडेंसेस इन्होंने दिए थे उनको, तो फिर इसके बाद तो ये कुछ बनता था जो उन्होंने किए हैं। ठीक है, अभी क्लास फौरी तौर पे ब्रेक पे जाना होगा। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जस्टिस एजाज अफसल, जस्टिस गुलजार, जस्टिस अजमत सईद की जानिब से अपने फैसले में शरीफ खानदान से मुतालिक क्या चार्जशीट की गई वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के नाअहल होने पर जश्न मनाने वाले शरीफ खानदान अब खुद नाअहली की दहलीज पर खड़ा है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। JIT की तश्कील से मुतालिक तो खुसूस तौर पर बात करेंगे, लेकिन क्लासेस अब अजमत सईद साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब का नोट आपके पास है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमने अब तक वो जस्टिस खोसा साहब का नोट यहाँ पे दिखाया है, हमने कुछ ये पार्ट जो है जस्टिस गुलजार साहब के भी दिखाए हैं, जिन्होंने ये फैसले में लिखा था अपना जो उनका ज़ाती फैसला था कि ये वज़ीर आज़म साहब जो है वो डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने झूठ बोला है और वो हमें मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनको डिसमिस किया जाए। अब हम जरा वो भी बताना चाहते हैं कि वो जजेस जिन्होंने इनको डिसमिस नहीं किया, मतलब जिन्होंने नाअहल नहीं किया खोसा साहब और गुलजार साहब की तरह, उनकी क्या फाइंडिंग है। जो मैं कहता रहता हूँ कि ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं, एविडेंसेस भी इनका बोगस था, इनका दिफा भी बोगस था, या अदालत को मुतमिन करने में भी नाकाम रहे हैं। सिंपली इनकी जो वहां पे आई है फाइंडिंग एक ही है, जो वो उस दिन मैं देख रहा था अरशद शरीफ के इंटरव्यू में इनके साथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे थे, एक जज साहब का जो मेजॉरिटी में है, कहते हैं फैसला तो उन्होंने भी नोट वही लिखा है जो खोसा साहब ने लिखा है, बल्कि खोसा साहब से शायद ज्यादा सख्त लिखा है। और वो कहते हैं मैं हैरान हूं कि मेरे ब्रदर जजेस जो हैं अपना नोट तो सारा खिलाफ लिखा है नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ, लेकिन उनको खोसा साहब और गुलजार साहब के साथ शामिल होने की बजाय वो उधर वो दूसरे दो जजेस के साथ मिल गए। तो बड़े सख्त उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन है। मसलन अब शेख अजमत साहब जो हैं उन्होंने जो लिखा है कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खानदान के बैरून मुल्क असासों बारे सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क असासों बारे सवालात के जवाब ना आना काबिल कबूल नहीं, ये शेख अजमत कह रहे हैं। सही। अच्छा, वो ये कहते हैं मैं ये नतीजा अखज़ करने के काबिल नहीं कि नवाज शरीफ का बच्चों के बैरून मुल्क असासों बाशमूल लंदन फ्लैट से कोई तल्लुक नहीं। जरा गौर फरमाएं,
वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का लंदन के जो फ्लाइट्स हैं जिनके ये चल रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी उनसे ताल्लुक हो या हो सकता है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि नवाज शरीफ का उनसे ताल्लुक नहीं है। हालांकि खोसे साहब ने सीधा लिखा है कि इनका ताल्लुक बनता है, उसकी बहुत सारी रीजनिंग भी दी है उन्होंने। वो ये कहते हैं कि सच जानना पाकिस्तानियों का हक है। आगे सुने कि जस्टिस शेख अजमत क्या कहते हैं कि केस का सबसे नाजुक पहलू दस्तावेजात हैं जो अदालत को नहीं दी गई। शेख अजमत साहब कह रहे हैं शरीफ खानदान की जानिब से अदालत को दस्तावेजात नहीं दी गई। जो लंदन फ्लैट्स की मलकियत के दावेदार हैं उनके पास वजाहत और दस्तावेजात भी होनी चाहिए। 12 सबूत शरीफ फैमिली पे शिफ्ट हो रहे हैं सारे का सारा GIT में। वो ये कहते हैं शरीफ खानदान की जानिब से कतर में की गई सरमायाकारी का मुआहदा नहीं दिखाया गया। जस्टिस शेख अजमत, सरमाए की एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली का कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेजात नहीं है, ये जस्टिस शेख साहब कह रहे हैं। अगला सुने, बड़ा लीथल कमेंट है उनका जस्टिस शेख अजमत साहब का। वो कहते हैं दस्तावेजात जानबूझकर अदालत की पहुंच से दूर रखी गई हैं, जानबूझकर। आगे सुने, एक भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मौजूद ना होना हैरान कुन है। लंदन फ्लैट्स 1990 की दहाई के शुरू से शरीफ खानदान के जेर कब्जा हैं। शेख अजमत सईद, शरीफ खानदान ने मुख्तलिफ जदादें कैसे खरीदी, इनके जराये से पर्दा नहीं उठाया। शरीफ खानदान की जानिब से लंदन फ्लैट्स बारे वाजे और शफाफ ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई गई। वैसे दाद दें इनको, फिर भी मिठाइयां बांट रहे थे और भाईजान ओ पाजी तुसी बच गए हो। वो शहबाज शरीफ साहब जब गले मिलते उनकी पिक्चर पाजी तुसी ये पढ़ने के बाद भी वो फरमा रहे पाजी तो बड़ी मुबारक हो तुसी बच गए हो। आगे सुने, केस महज लंदन के 4 फ्लैट्स का नहीं है। शेख अजमत कह रहे हैं गल्फ स्टील मिल्स, अजीजिया मिल्स और हिल मेटल्स भी इस केस का हिस्सा हैं। जो बात आमिर ने भी की है कि लंदन के 4 फ्लैट की बात नहीं, मामला हिंद, सिंध, दुबई, कतर, जद्दा, मक्का, वो लंदन तक पहुंच गया है। वो कहते हैं गल्फ स्टील मिल्स के वाजबात बारे शरीफ खानदान वजाहत करने में नाकाम रहा है। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब कहते हैं, अच्छा अगला बड़ा इंतहाई अहम है। वो कहते हैं नवाज शरीफ खानदान के बैरून मुल्क जराये से तहफ़ की शक्ल में फ़ायदे हासिल करने का एतराफ़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब को 84 करोड़ या तकरीबन एक बिलियन रुपीस कैश हुसैन नवाज ने तोहफे के तौर पर नवाज शरीफ को दिया। वो कहते हैं जो उनके बच्चों के कारोबार हैं, नवाज शरीफ साहब तो बेनिफिशियरी हैं, उसमें से पैसे ले रहे हैं अपने बच्चों से। बिल्कुल ये डायरेक्ट उनका लिंक भी उसके साथ एस्टेब्लिश हो रहा है। नवाज शरीफ ने तहफ़ की शक्ल में फायदे उठाए, जस्टिस शेख अजमत कह रहे हैं। ये वजीर आजम का मतलब है नवाज शरीफ का खानदान के बैरून मुल्क असासों बाशमूल लंदन फ्लाइट से मफाद का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। आगे सुने, गल्फ स्टील मिल्स पे आ रहे हैं। वो कहते हैं गल्फ स्टील मिल्स तो खसारे में थी। शरीफ खानदान की जानिब से जमा कराई कि दस्तावेजात के मुताबिक गल्फ स्टील मिल फरोख्त के बाद खसारे में थी। ऐसा ही है। और वो कहते हैं फरोख्त के वक्त गल्फ स्टील मिल्स के वाजबात जो कर्जे देने थे वो इसके असासों से ज्यादा थे। तो वो हैरान हो रहे हैं कि जब ये घाटे में चल रही थी तो वहां से इनको प्रॉफिट में इनको 12 लाख या 12 करोड़ इनको दरहम कैसे मिल गया, जो निकाल के ले कैसे। सच तक पहुंचने के लिए वो कहते हैं तहकीकात जरूरी हैं, न वजीर आजम के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात जरूरी हैं, नैब के रवैये, नैब की उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी वो की है, इसमें की है, वो बाकी चीजें आपको दी हैं। मेन ये चीजें हैं कि जस्टिस शेख अजमत साहब उन्होंने भी जो सवालात उठाए हैं, ये सब के पांचों जजेस ने 19-20 सवाल उठाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया क्लास साहब। जिस तरह से बड़ा लीथल कमेंट आमिर साहब क्लास साहब ने बताया अजमत सईद साहब का, दस्तावेजात जानबूझकर अदालत से दूर रखी गई, JIT के सामने सब पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ FIA के ऊपर बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है ये हो दीगर तहकीकाती इदारे अफसरान खौफ हिरास का शिकार है। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है FIA से? लेटेस्ट सबसे बड़ा इशू तो इसकी डिपेंडेंट इस पे है कि ये नया बेंच क्या होगा जी। उसके बाद फिर JIT की तश्कील है। JIT के अंदर थोड़ा सा फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब FIA से 2 जो है कोई एडिशनल डायरेक्टर जो है, अब FIA में प्रॉब्लम है कि 2-3 ही टोटल एडिशनल डायरेक्टर्स हैं और वो 2 में से बताया गया है, खबरें ये चल रही हैं कि 2 ने मेडिकल लीव ले ली है। तो मेरा ख्याल है कि शायद अदालत को ये करना पड़ेगा कि किसी ने भी FIA का एक्सपीरियंस है और इसका वाइड स्कोप करना पड़ेगा कि सिर्फ FIA से ढूंढेंगे। पहले तो बात यह है कि FIA ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अंडर है तो वहाँ पे बड़ा महदूद वो हो जाता है, तो अदालत को उससे बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो भी मुझे उम्मीद ये है कि अफसर को सिलेक्ट वो करेंगे,
ये इस वक्त सबकी प्रमोशंस जो हैं वो होने वाली हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खास तौर पे फवाद हसन फवाद के अंगूठे के नीचे सारे आएंगे हैं। आई होप कि कोई ऐसा अफसर नहीं लेते कि जिसकी तरक्की का फैसला जो है ना ये पीएम ऑफिस ने करना है, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा। बाकी जो नैब से आ रहे हैं तो जाहिर है इस वक्त जब तक चेयरमैन है तो वो जैसे नाम भेजेंगे, ऑलरेडी उन्होंने टोटली वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। लाहौर में फॉर एग्जांपल जो डीजीज लगाए हैं सलीम शहजाद साहब, ये वही हैं जिन्होंने नैब चीफ की एक ज़माने में NICL के केस के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन की थी, उसकी वजह से इनको तरक्की करते करते इन पे लगाया गया और उनके ज़रिए कई और लोगों की जान छुड़वाई गई। वो बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी हैं। इस तरह ही पिंडी में भी जूनियर आदमी लगे हुए, जो लिस्ट दिखाई जा रही है वो सारे वही हैं लोग जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत को कबूल होगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सॉरी मैं एक छोटा सवाल वापस लें। ये मुमकिन है कि FIA में या नैब के बड़े माजी में जो इनके रिटायर लोग थे बड़े अच्छे ऑफिसर भी रहे हैं, ये हुकूमत जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है कोई रिटायर कोई FIA नैब के लोग भी ले सकती है? मेरा ख्याल इनको अदालत को शायद अपने ही फैसले को, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट करनी है, अभी तो उनको महदूद जो कर लिया इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे जब बात करेंगे कि घोटकी में बच्चियों की नकल करने पर गिरफ्तारी और सिंध की जानिब से अवाम की जानिब से मुजाहिरा हो, पाकिस्तानी सियासत में बदतमीजी के कल्चर की बात हो, या फिर इमरान खान को पैनामा पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर हो, इन तीनों चीजों पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तानी सियासत में क्लासेस, अब अगर हम बदतमीजी के कल्चर की बात करते हैं तो मोर्द इल्जाम सिर्फ इमरान खान को ठहराया जाता है। वजीर किसी भी पार्टी का हो, तूफान बदतमीजी तो हमें वैसे ही नजर आता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मोस्टली हमने देखा कि इमरान खान पे ये इल्जामात लगते हैं कि जी इमरान खान साहब ने तू तड़ैक, तू मैं तू मैं वाला वो जो कल्चर इंट्रोड्यूस करा। इससे पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बड़ी डिसेंट थी, बड़ी सोबर थी, बड़े अदब से लखनऊ के स्टाइल में, लखनऊ के जो हम वो देखते हैं वो अदाब देखते हैं, उनका कोर्निश बजा लाते थे, एक दूसरे को मिलते हुए झुक जाते थे, इतना बड़ा इज्जत करते थे। पहले आप, वो कहते नहीं सर पहले आप, इसी में ट्रेन निकल जाती थी। इतने महजब पाकिस्तानी सियासतदान थे। इमरान खान ने आगता ही पता नहीं क्या कुछ कर दिया। वो हम देखते हैं ना, उसकी वो फिल्म बड़ी खूबसूरत है, हर बंदे को देखनी चाहिए। वैसे वो शतरंज के खिलाड़ी है, वो जो इंडियन आर्ट मूवी है ना उसकी, सत्यजीत रे जी, श्याम बेनेगल की है? नहीं सर, सत्यजीत रे की। संजीव कुमार मेरे सबसे फेवरेट हीरो है ना, मैं डायरेक्टर की बात। हाँ अच्छा, आप डायरेक्टर, मैं हीरोज को देख के फिल्में देखता हूँ, डायरेक्टर को नहीं देखता हूँ मैं। उसमें संजीव कुमार की और वो दूसरे जाफरी साहब जो थे उनके बड़े खूबसूरत फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिवाल अगर आपने देखना हो ना सम अप, तो शतरंज के खिलाड़ी देखेंगे कैसे दुनिया कहाँ जा रही थी, और वो नवाब साहब घरों में बैठे हुए वो शतरंज किस तरह, खैर, और कबूतर बनने में अपने कबूतर उड़ा रहे हैं। अब इसमें भी ये यही तस्वीर देने की कोशिश की गई, हम तो बड़े जेंटलमैन थे। इमरान खान ने आते ही पता नहीं क्या कुछ सियासत में गुफ्तगू, तू मैं, ओए नवाज शरीफ, ओए फलाना। जरा पहले इन शरीफ लोगों के मेरा ख्याल है जरा दिखाएं कि ये किस तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान तो इनके मुकाबले में बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता है कि जो जबान बोलना भी सीख रहा हो। ये तो बहुत पहले के, अब जरा क्लिप दिखाएं इस कौम को, इनको याद दिलाएं कि ये लखनऊ का कल्चर, दिल्ली की तहजीब, ये कहाँ से हमारे अंदर आई थी। आप 1994 वाली क्लिप की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा, पहले वहां से आप शुरू करना चाहते हैं? वहां से फिर शुरू कर, चलो वहीं से शुरू करें। ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये 1994 में गए थे। ये आप दिखा रहे हैं, वो हमने ये देखा हुआ है कि जब बेनजीर मोहतरमा आई थी सियासत में, तो जो 88 में और 90 में जो यहाँ पे बदतमीजी हुई है वो सुना नहीं सकते, वो सुनाई नहीं जा सकती। ऐसी तकरीरें भी मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूद हैं जो बेनजीर भुट्टो से रिलेटेड अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, वो हम टीवी पे चला नहीं सकते। चलिए जरा फिर वो क्लिप पे चलते हैं। जरा वो क्लिप दिखाएं। ये गए थे चोटी जेरी गए थे, वहां पे उस वक्त एक स्कैंडल आया था, जरी फार्म का इनके खिलाफ आया था, फरूक लगारी साहब के साथ। ये सदर पाकिस्तान थे फरूक लगारी। जरा इन्होंने वहां जलसा किया था, जलसे में जो फरूक लगारी साहब और बेनजीर भुट्टो की शान में उन्होंने इंतहाई लखनऊ के अंदाज में जो तहजीब रखी थी और बड़े उनको मोहब्बत प्यार से याद किया। सही है, चलिए अपने देखने वालों को जरा दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मौजूद है, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, वो खुद कितने आदाब के साथ खिताब फरमा रहे हैं। सुनिए। नहीं है, मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। आज भाई खामोश भाई खामोश, और मेरे भाई, और आज
और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूं मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिले तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो कि बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये तो बड़े मियाँ साहब थे, छोटे मियाँ साहब भी ऐसे हैं। वो दूसरा क्लिप किधर है जिसमें फरूक लगारी साहब को अबावजात को कुत्ते नलवा रहे हैं वाले लोग थे? वो असल क्लिप का बाकी पार्ट है ना, वो भी सुनाएं। बिल्कुल, वो भी हमारे पास मौजूद है क्लास साहब, वो भी हम दिखाएंगे अपने देखने वालों को। लेकिन छोटे मियाँ साहब की भी तो आप बात करें ना, शहबाज साहब उनके भी हैं, आप जरा उनके भी दिखाएं अगर आपके पास उनका क्लिप है। वो कितने इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में वो जरदारी साहब को एड्रेस करते हैं कि लखनऊ के नवाब भी बाशिर शर्माज हैं। जरा वो भी दिखाएं। चलें आपको वो भी क्लिप हम दिखाते हैं। जरदारी सुन लो मेरी बात, लूटी हुई दौलत इनके पेटों से निकाल कर कौम के हवाले करेंगे। ये छोटे मियाँ साहब फरमा रहे थे कि किस तरह से इनके और भी हमारे पास बड़े क्लिप्स मौजूद हैं, लेकिन जरदारी साहब इसी डगर पे चल पड़े। ये जवाब था जो कल आसिफ जरदारी साहब ने कहा ना कि मैं 4 साल बाद के इनके पेट से वो मैं निकालूंगा, तो वो किस्तों में आप सुना रही है, ये उसका जवाब था। जरा भी सुना देते हैं, आप जरदारी साहब का प्रोड्यूसर सुनाए क्लिप कि उन्होंने किस तरह से अपना हिसाब चुकता किया। बैठे हुए शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं, हम इंशाल्लाह इनसे वापस लेंगे। ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे सबसे निकालूंगा, इनके पेट से निकालूंगा। ये तो जरदारी साहब से कुत्तों के नहलाने वाली जो बात है क्लास साहब, उस पर तो हम जाएंगे, लेकिन इस पर भी तो आप तबसरा करें ना। इमरान खान को तो ना इल्जाम दें। ये चौधरी निसार अली खान ने एक बात बड़ी अच्छी की है, हालांकि मेरी रेटिंग्स में वो बिल्कुल फारिग हो गए। उन्होंने कहा जनाब कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी भी करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर लो, अच्छा जुमला था कि आसिफ अली जरदारी भी करप्शन के खिलाफ वो तकरीरें करना शुरू कर दे तो क़यामत की निशानियां हैं। अच्छा, ये जरदारी साहब को एक बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जनाब के ये पंजाब के लोग जो है ना वो बड़क कल्चर पे बिलीव रखते हैं। जितनी बड़ी बड़े मजहर शाह थे जो फिल्मों के हीरो थे, वो ये केपी में वैसे किया है। नहीं, वो बड़के वहां चलती है ना पंजाब में। उन्होंने वहां पंजाब में खड़े होकर कहा था ना कि पंजाब के लोग बड़क से, मजहर शाह की बड़क होती थी बहुत बड़ी, फिर और कुछ एक्टर थे, लोग बड़के सुनने जाते थे, फिल्में देखने कम बड़क सुनने जाते थे। तो जो बड़क वहां पे मारी थी शहबाज शरीफ ने 2013 में, मैं जरदारी को घसीटूंगा, मैं पेट से पाड़ूंगा, इलेक्शन जीत गए। तो जरदारी साहब को समझ आइए कि यार ये फार्मूला इन पे क्यों ना अप्लाई किया जाए, लूटा तो इन्होंने भी है। सो उन्होंने भी कहा है कि हम इनका पेट फाड़ेंगे और इनके पेट से हम सारी की सारी हम चीजें निकाल के देंगे। वैसे दाद दें, हम कहें तो हमारा करैक्टर ढीले वाली बात है। ये एक दूसरे को करप्ट कहते, अदालतें इनको इन्हीं के बयानात पे अगर ये डिस्क्वालीफाई कर दें, वैसे आई विश, और इसलिए हम जज नहीं है, हम अपने औकात में यहाँ बैठे होते हैं। मैं जज होता तो मैं दोनों को इन्हीं के बयानात पे दोनों पे यकीन करके, आप भी सच कह रहे हैं उनके बारे में, आप भी सच कह रहे हैं, बोथ आर सेंट टू जेल। भाई दोनों कह रहे हैं कि लूटे, इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, वजीर आला हैं, एक मुल्क का एक साबिक आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती थी, इदारे होते थे, नैब चेयरमैन लगाए, उन्होंने FIA के लोग लगाए। आसिफ अली जरदारी से बेहतर कौन ये बात बता सकते हैं कि करप्शन की जाए, ये कैसे जाती है, करप्शन खाते कैसे हैं। ऐसे मेरे शहबाज शरीफ साहब को पता है, और बहुत जेंटलमैन आर ट्रू, इनके बयानात में रखा। अंदाजा करें, दोनों कह रहे हैं कि इस मुल्क को हमने खाया है, लूटा है, कोई एजेंसी इनको नहीं बुलाती, कोई इन पे ट्रायल नहीं होता, कोई इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करती, कोई मुकदमा नहीं होता। सर, आम पटवारी पकड़ा जाएगा 15 रुपए के लिए, उसको जेल भेजेंगे। बाकी कोई गरीब आदमी पकड़ा जाएगा। सिंध में देख लें क्या हुआ है, आपके सामने 2 बच्चियां जो हैं नकल कर रही थी, उन्होंने उनको उठाया, पुलिस उठा के ले गई, थाने में रखा। 2 बच्चियां बेचारी, किसी की इज्जत मतलब है, अगर ज्यादा होते पर्चा आप ले लेते, UMC बनता होता है, मैक्सिमम ये किया जा सकता है। बिल्कुल आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जैसे क्लासा साहब की भी ख्वाहिश थी कि हमारे पास जो शॉट पड़ा हुआ अंग्रेजों के कुत्ते नहलवाने वाले का, वो सबसे मुहज़्ज़ब एक है, वो जरा जरूर सुनाए। और उसके बाद ना आमिर साहब से जाने से पहले 1 सेकंड मुझे आप देंगी वापस आके, जरा क्लिप सुनाइए। ठीक है, बिल्कुल। अभी वो हम नवाज शरीफ साहब का आपको क्लिप सुनाते हैं कि अंग्रेजों के कुत्ते के नहलाने वाली जो बातें उन्होंने की हैं। ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है,
ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। ये क्लास अब हमने मैं ये उन्होंने अल्फाज कहे हैं, ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं फरूक लगारी के बारे में कि ये जो सदारत की कुर्सी पे बैठे फरूक लगारी की बात कर रहे थे जी। कि ये अंग्रेजों का कुत्ते लगारी मतलब जो है अंग्रेजों के कुत्ते ये नहलाते रहते, दाद दें मेरे दोस्त, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ, सॉरी अवैस लगारी को, कि उन्होंने यहाँ पे एक दिन दानियाल अजीज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और नवाज शरीफ साहब का बड़ा डिफेंस उन्होंने डिफेंस किया ये करप्शन पे, ये पनामा पे। एक ही बंदा उठ के गया वहां से और दूर बेंच से अवैस लगारी दूर से उठे, उन्होंने जाके दानियाल अजीज को थपकी दी कि तुमने नवाज शरीफ का कितना खूबसूरत डिफेंस किया जी। और जमाल लगारी उनके एक और भाई जो है पंजाब असेंबली में, उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की शान में कुछ महीने पहले तकरीर की थी, कहीं से वो वीडियो निकाल के दें और इन दोनों को मिला के पूरी कौम को सुने, दाद दें वैसे उन बरखुरदारों को कि नवाज शरीफ कह के आया था कि तुम लोग तुम्हारे अबा अजदाद जो है वो कुत्ते नहलाते थे अंग्रेजों के, वो आज का दाद देते हैं जी कि दानियाल अजीज साहब क्या डिफेंस पे। आप भी आमिर साहब कुछ कसीदे इनके हक में पढ़ना चाहेंगे या इमरान खान साहब के 10 अरब की ऑफर पे बात करेंगे? कल्चर लास्ट मिनट है। कल्चर जो है ना ये बदतमीजी का बढ़ता ही जा रहा है और क्या कहे जा सकता है कि इस पे पब्लिक कोई आउटरीच भी नहीं है। जिस पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा बदतमीज आता है वो उसका पार्टी का सबसे बड़ा नाबगे के तौर पे पेश किया जाता है और वही उसका फेस है और वो ढूंढते हैं कि उसमें पीटीआई को, बल्कि मैं नज़र मारूं तो उनके यहाँ इमरान खान ज़रूर ये कुछ दफ़ा कई दफ़ा उन्होंने भी ये ओए नवाज वगैरह करते हैं, वो उनके यहाँ ढूंढते रहते हैं, उनको कोई बदतमीज आदमी मिलते नहीं है। पीपल्स पार्टी में भी कम लोग हैं, आबिद शेर अली का, सुराना सनाउल्लाह का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।